नमस्कार दोस्तों। क्या आप अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस के बीच कुछ मिसिंग है? अगर हाँ, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की सबसे पावरफुल बुक में से एक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी। यह सिर्फ एक बुक नहीं, बल्कि एक लाइफ चेंजर है। इसमें बताए गए 7 सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट्स आपकी लाइफ को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड और सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना वक्त गवाए जानते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की वह अमेजिंग सीख जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई आपको ताना मारता है, आलोचना करता है या नकारात्मक बातें कहता है, तो आपकी भावनाएं कैसी होती हैं? गुस्सा आता है, दुख महसूस होता है या खुद को कमजोर समझने लगते हैं? यह सामान्य है, लेकिन अगर मैं कहूं कि इन भावनाओं को नियंत्रित करना पूरी तरह से आपके हाथ में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रेंकल का कहना है, हम बाहरी घटनाओं को बदल नहीं सकते, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी, यह पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। यही असली प्रोएक्टिव सोच है। प्रोएक्टिव बनना क्यों जरूरी है? प्रोएक्टिव व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की बातों और व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। जब कोई आपकी आलोचना करता है, तो यह उसकी सोच को दर्शाता है, न कि आपकी सच्चाई को। किसी के नकारात्मक शब्द आपकी काबिलियत को कम नहीं कर सकते जब तक कि आप खुद उन्हें स्वीकार ना कर लें। सोचिए, एक दिन आपका मूड बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक मौसम खराब हो जाता है, ट्रैफिक में फंस जाते हैं या कोई अनजान व्यक्ति आपसे बदतमीजी से बात करता है। क्या ये चीजें आपकी खुशी छीन लेंगी? अगर आप प्रोएक्टिव हैं, तो नहीं। आप उन चीजों को अपने मूड पर हावी नहीं होने देंगे जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं। प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव लोग। प्रोएक्टिव व्यक्ति हमेशा हालात के बजाय अपने जवाबदेही पर ध्यान देता है। वह मुश्किलों में घबराने के बजाय समाधान खोजने पर फोकस करता है। चाहे परिस्थितियां विपरीत हों या लोग नकारात्मक व्यवहार करें, वह अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित रखना जानता है। इसके विपरीत रिएक्टिव व्यक्ति बाहरी स्थितियों पर पूरी तरह निर्भर होता है। अगर कोई उसकी आलोचना करे, तो वह तुरंत आक्रोशित हो जाता है। अगर हालात उसके पक्ष में न हो, तो वह निराश होकर हालात को कोसने लगता है। स्टीफन कोवी और वह नर्स। उस नर्स की सोच बदल गई। पहले वह अपने मरीज के व्यवहार से परेशान रहती थी, लेकिन अब उसने तय किया कि वह अपने रवैये को खुद नियंत्रित करेगी। अगली बार जब मरीज ने उस पर गुस्सा किया, तो उसने शांत रहकर मुस्कुराने का फैसला किया। उसने समझ लिया था कि मरीज की नाराजगी उसकी अपनी तकलीफों की वजह से थी, न कि नर्स की गलती से। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा और कुछ समय बाद मरीज का रवैया भी थोड़ा नरम हो गया। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी भावनाएं बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम उन्हें कैसे संभालते हैं। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। प्रोएक्टिव व्यक्ति हालात पर नियंत्रण नहीं खोजता, बल्कि अपने नजरिए को नियंत्रित करता है। अगर कोई उसे बुरा कहता है, तो वह बिना प्रतिक्रिया दिए यह समझता है कि हर किसी की राय उसकी सच्चाई नहीं होती। अगर कोई मुश्किल आ जाए, तो वह घबराने के बजाय समाधान ढूंढने में अपनी ऊर्जा लगाता है। उसका ध्यान उन चीजों पर रहता है जिन्हें वह बदल सकता है, न कि उन पर जो उसके बस में नहीं हैं। यही आदत उसे मानसिक रूप से मजबूत और जीवन में सफल बनाती है। कैसे बने प्रोएक्टिव?
प्रोएक्टिव बनने का मतलब है अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना। जब कोई नकारात्मक व्यवहार करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें और सोचें कि क्या वाकई यह आपके ध्यान देने लायक है। अपनी खुशी और शांति को बाहरी परिस्थितियों के हवाले न करें, बल्कि खुद इसके मालिक बनें। समस्याओं पर रोने के बजाय समाधान खोजें और हर स्थिति में सकारात्मक नजरिया बनाए रखें। यह आसान नहीं है, लेकिन एक बार जब आप यह आदत बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास और मानसिक शांति अपने आप बढ़ने लगती है। तो अब एक सवाल, क्या आप अपने मूड का रिमोट कंट्रोल दुनिया को देंगे या खुद अपने हाथ में रखेंगे? एंड को माइंड में रखकर शुरुआत करें। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्व किस चीज का है? क्या वह आपका करियर है, आपका परिवार, आपके सपने या वे मूल्य जिन पर आप अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से चल रही होती है कि अक्सर हम यह भूल जाते हैं कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। छोटी छोटी परेशानियां हमें इस कदर उलझा देती हैं कि हम अपने असली लक्ष्य से भटकने लगते हैं। हर दिन कोई न कोई चिंता हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है और धीरे धीरे हम अपनी असली प्राथमिकताओं से दूर होते चले जाते हैं। क्या आप वास्तव में वही जीवन जी रहे हैं जिसकी आपने कल्पना की थी? कल्पना कीजिए, आप अपने बच्चों के लिए हर संभव सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी न हो, इसलिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी दौड़ भाग में आप उनके साथ वक्त बिताना ही भूल जाते हैं? आप उनके लिए महंगे खिलौने लाते हैं, बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, लेकिन क्या यही सब कुछ है? क्या वे सिर्फ यही चाहते हैं, या फिर वे आपके साथ खेलना, आपकी गोद में बैठकर कहानियां सुनना और आपका स्नेह महसूस करना ज्यादा पसंद करेंगे? अक्सर हम इस बात पर इतना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि हमें क्या करना है कि यह भूल जाते हैं कि आखिर क्यों करना है। यही कारण है कि हमें हमेशा अंत को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करनी चाहिए। आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है कि आपके हर फैसले, हर कदम और हर प्रयास का सीधा संबंध आपके जीवन के वास्तविक लक्ष्य से होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको पहले से यह स्पष्ट नहीं है कि वह कैसा होना चाहिए, तो क्या आप उसे सही तरीके से बना पाएंगे? यदि आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं, तो आपको घर को उनके अनुकूल बनाना होगा। यदि आपको कुकिंग का शौक है, तो किचन को खास तौर पर अपग्रेड करना जरूरी होगा। अगर आपको खुली जगह पसंद है, तो घर में पर्याप्त स्पेस देना पड़ेगा। बिना सही योजना के बनाया गया घर अधूरा और अव्यवस्थित लगेगा। और अगर डिजाइन गलत हो गया, तो बार बार बदलाव करने पड़ेंगे, जिससे आपका समय और धन दोनों व्यर्थ जाएंगे। अब इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी पर लागू करें। यदि आपने यह स्पष्ट ही नहीं किया कि आपका असली लक्ष्य क्या है, तो आपके फैसले भी सही दिशा में नहीं होंगे, जिससे अंत में सिर्फ पछतावा बचेगा। क्या आप अपने मूल्यों के अनुरूप जीवन जी रहे हैं? हर इंसान की प्राथमिकताएं अलग होती हैं। कुछ के लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, तो कुछ के लिए रिश्ते और सम्मान। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या हम अपने उन्हीं सिद्धांतों के अनुसार जीवन जी रहे हैं? कई बार हम ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे मूल विचारों से मेल नहीं खाते। कभी कभी हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों के विपरीत होता है। और जब ऐसा होता है तो अंदर ही अंदर एक बेचैनी जन्म लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अपने ही आदर्शों से भटक जाते हैं। जिंदगी में स्पष्टता क्यों जरूरी है?
जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं अब तक की गई चीजों से संतुष्ट रहूंगा? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जीवन दिशा पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। जब हम अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट रखकर जीवन जीते हैं, तो हर छोटा निर्णय लेना आसान हो जाता है। अगर आपके लिए ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप किसी भी स्थिति में झूठ नहीं बोलेंगे। यदि आपका परिवार आपकी प्राथमिकता है, तो आप काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखेंगे। अगर आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश एक संतुष्ट और आनंदमय जीवन है, तो आप केवल धन संपत्ति के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि उन चीजों को अहमियत देंगे जो वास्तव में आपको खुशी देती हैं। अब आपकी बारी है। एक पल रुककर सोचिए, आपके जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आप किन मूल्यों के आधार पर जीना चाहते हैं? क्या आपके रोजमर्रा के फैसले उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप हैं? अगर नहीं, तो बदलाव करने का यही सही समय है। अपने जीवन को सही दिशा दीजिए ताकि जब आप पीछे मुड़कर देखें, तो गर्व से कह सकें, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी उसी तरीके से जी जैसा मैं हमेशा से जीना चाहता था। सबसे पहले जरूरी चीजें करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन व्यस्त रहने के बावजूद जो सबसे अहम काम था, वह अधूरा ही रह गया? सुबह की शुरुआत होते ही भागदौड़ शुरू हो जाती है। फोन की घंटियां, नोटिफिकेशन, ईमेल, अचानक आने वाली जिम्मेदारियां और दूसरों की उम्मीदें। दिन के अंत में ऐसा लगता है कि समय तो तेजी से गुजर रहा है, लेकिन हम अपने असली लक्ष्यों से और दूर होते जा रहे हैं। असल परेशानी टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि खुद को सही ढंग से मैनेज करने की है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे समय प्रबंधन सीखना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि हमें अपने चुनावों और प्राथमिकताओं को सही ढंग से संभालना आना चाहिए। समय हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन हमारे निर्णय पूरी तरह हमारे हाथ में होते हैं। एक इंसान के रूप में हमें सबसे अनमोल तोहफा मिला है, आत्मजागरूकता। यही हमें अन्य जीवों से अलग बनाता है। हम खुद को परख सकते हैं, अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और सबसे अहम बात, हम खुद में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, हमारी वास्तविक प्राथमिकताएं क्या हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीजें कौन सी हैं? जरा सोचिए, दिन में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। इनमें से कुछ घंटे नींद में गुजर जाते हैं, कुछ खाने पीने में, कुछ दोस्तों और परिवार के साथ। तो फिर वे अहम चीजें कब पूरी होंगी जो सच में हमारे जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकती हैं? कई लोग इस दुविधा को हल करने के लिए टू डू लिस्ट, प्लानर्स और रिमाइंडर्स का सहारा लेते हैं। ये सब उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन क्या केवल लिस्ट बनाने से हम वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण काम पहले कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि असल समस्या लिस्ट न बनाने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि हमने अपने असली लक्ष्यों को सही मायने में अपनाया ही नहीं। हमें यह स्पष्ट ही नहीं है कि कौन से कार्य हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। न कहना सीखना भी जरूरी है। अक्सर हम अपनी प्राथमिकताओं से वाकिफ होते हैं, फिर भी ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो हमारी जरूरत नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाएं होती हैं। उदाहरण के लिए सैंड्रा की कहानी को ही लीजिए। उसे एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरपर्सन बनने का प्रस्ताव मिला। वह जानती थी कि उसकी पहले से ही कई अहम जिम्मेदारियां हैं, फिर भी सामाजिक दबाव में आकर उसने हामी भर दी। बाद में उसने अपनी पड़ोसी कोनी से पूछा, क्या तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहोगी? कोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सैंड्रा, यह पहल दिलचस्प लग रही है, लेकिन कुछ कारणों से मैं इसमें शामिल नहीं हो पाऊंगी। हालांकि तुम्हारा निमंत्रण मुझे बेहद अच्छा लगा। सैंड्रा को यह सुनकर एहसास हुआ कि उसे भी ना कहने की हिम्मत दिखानी चाहिए थी।
कोनी ने यह प्रस्ताव इसलिए ठुकराया क्योंकि उसे अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट थीं। वह जानती थी कि उसके पास और भी महत्वपूर्ण काम हैं, इसलिए उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। हम में से कई लोग सोचते हैं कि मना करना गलत होगा, लेकिन हकीकत यह है कि सही समय पर ना कहना हमें अपने जीवन के सही मार्ग पर बनाए रखता है। कैसे पहचाने कि सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो हर समय व्यस्त रहते हैं फिर भी अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पूरे नहीं कर पाते, तो खुद से यह सवाल जरूर करें, मेरा सबसे अहम उद्देश्य क्या है? कौन से कार्य करने से मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है? क्या मैं अपने समय का सही ढंग से उपयोग कर रहा हूं? क्या मैं उन कामों पर ध्यान देने से पहले ही अपना वक्त गैर जरूरी चीजों में खर्च कर रहा हूं? जब आपको अपनी प्राथमिकताओं की सही समझ हो जाएगी, तो आपको व्यर्थ चीजों के लिए मना करना भी आसान लगने लगेगा। विल पावर और अनुशासन से जीत पक्की है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आपके पास अनुशासन है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अनुशासन से भी ज्यादा जरूरी आपकी इच्छा शक्ति है। जब आपको किसी चीज का वास्तविक मूल्य समझ आता है, तो आप उसे किसी भी परिस्थिति में प्राथमिकता देंगे। जब आपकी प्राथमिकताएं आपके मन और सोच में स्पष्ट रूप से बैठ जाएंगी, तो आपको सही काम करने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी बारी है। आज ही थोड़ा समय निकालकर खुद से यह सवाल करें, क्या मैं सच में वही कर रहा हूं जो मेरी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? क्या मैं अपनी असली प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दे रहा हूं? क्या मैं गैरजरूरी चीजों को मना करने का साहस रखता हूं? अगर इन सवालों का जवाब नहीं है, तो अभी बदलाव की दिशा में पहला कदम उठाइए। याद रखें, हमेशा सबसे जरूरी कामों को पहले करें। बाकी चीजें इंतजार कर सकती हैं, लेकिन आपके लक्ष्य, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी खुशहाल जिंदगी इंतजार नहीं करेगी। अब सोचिए, आपके सामने दो रास्ते हैं, पहला जिसमें आप जीतें और दूसरा हारे, और दूसरा जिसमें आप भी जीतें और सामने वाला भी। आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अगर आपका जवाब दूसरा विकल्प है, तो आप जिंदगी को सही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। थिंक विन विन का मतलब क्या है? विन विन का मतलब है ऐसा समाधान ढूंढना जिससे हर किसी को लाभ हो। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई लोगों से जुड़ते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी, बॉस, बिजनेस पार्टनर्स, और इन रिश्तों में कभी कभी मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम इन मतभेदों को किस तरह सुलझाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत बने, आपसी समझ गहरी हो और सम्मान बना रहे, तो हमें विन विन मानसिकता अपनानी होगी। क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति जीते और दूसरा हारे, तो वह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ किसी विषय पर मतभेद हो जाए, तो दो रास्ते होते हैं। पहला, अपनी बात पर अड़े रहें और सामने वाले को हराने की कोशिश करें। दूसरा, शांति से चर्चा करें और ऐसा समाधान निकालें जिससे दोनों को फायदा हो। अगर आप केवल अपनी जीत पर जोर देंगे और अपने सहकर्मी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो इससे सहयोग की भावना खत्म हो सकती है। वह भले ही मजबूरी में आपकी बात मान ले, लेकिन मन ही मन असंतोष और नफरत महसूस करेगा। लेकिन अगर आप उसे भी मौका देंगे, उसकी बात को महत्व देंगे और उसकी राय को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप दोनों मिलकर एक बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप खुद एक बॉस हैं और किसी कर्मचारी के साथ आपकी बहस हो गई। आपके पास अधिकार है, आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका फैसला अंतिम माना जाएगा। शायद आपका कर्मचारी खुलकर विरोध भी न करे क्योंकि उसे अपनी नौकरी खोने का डर होगा। लेकिन सोचिए, क्या इससे आप सच में जीत रहे हैं?
अगर आप सिर्फ अपनी बात मनवाने और सामने वाले को दबाने में लगे रहेंगे तो आपका कर्मचारी मजबूरी में आपकी बात मान लेगा, लेकिन वह दिल से काम नहीं करेगा। उसका उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और उसे ऑफिस का माहौल बोझ लगने लगेगा। जैसे ही उसे कोई बेहतर अवसर मिलेगा, वह आपकी कंपनी छोड़कर चला जाएगा। ऐसे में असली हार आपकी होगी। एक सफल बॉस बनने के लिए आपको विन विन नजरिया अपनाना होगा। अगर आप अपने कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक और समझदारी भरा व्यवहार करेंगे तो वे ज्यादा संतुष्ट होंगे, पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे और अंततः आपकी कंपनी को ही फायदा होगा। विन विन सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, हर रिश्ते में जरूरी है। विन विन मानसिकता केवल प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे निजी रिश्तों में भी उतनी ही अहमियत रखती है। यदि पति पत्नी के रिश्ते में हर बार सिर्फ एक की ही चलेगी तो धीरे धीरे रिश्ते में दरार आ जाएगी। लेकिन जब दोनों एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझते हैं और एक दूसरे को सम्मान देते हैं तो उनका रिश्ता और मजबूत बनता है। माता पिता और बच्चों के रिश्ते में भी यही बात लागू होती है। अगर माता पिता हमेशा सिर्फ अपनी बात मनवाने पर जोर देंगे और बच्चों की भावनाओं को अनदेखा करेंगे तो धीरे धीरे बच्चे उनसे दूरी बना लेंगे। दोस्ती में भी यह सिद्धांत लागू होता है। अगर कोई दोस्त सिर्फ अपने फायदे की सोचता है और दूसरे की परवाह नहीं करता तो वह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। विन विन कैसे अपनाएं? नंबर 1, सिर्फ अपनी नहीं, सामने वाले की भी सुने। नंबर 2, समस्या को जंग की तरह मत देखिए, बल्कि इसे एक चैलेंज समझिए जिसे मिलकर हल करना है। नंबर 3, ईगो मतलब अहंकार को साइड में रखिए। नंबर 4, दूसरे की जरूरतों को भी समझिए। नंबर 5, ऐसे समाधान खोजिए जिससे सभी को फायदा हो। जब आप विन विन दृष्टिकोण अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपके रिश्ते पहले से अधिक गहरे और मजबूत हो रहे हैं। आपके प्रोफेशनल जीवन में भी लोग आपको अधिक सम्मान देने लगेंगे, आपका भरोसा बढ़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप खुद को अंदर से अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करेंगे। तो क्यों न आज से यह संकल्प लें कि हर रिश्ते में संतुलन और आपसी लाभ की सोच अपनाएंगे, क्योंकि असली जीत वही होती है जिसमें दोनों पक्षों का भला हो। पहले दूसरों को समझें, फिर उम्मीद करें कि वे आपको समझें। क्या आपको याद है आखिरी बार कब किसी ने आकर आपसे अपनी परेशानी साझा की थी? और जब वह अपनी बात कह रहा था तो क्या आपने उसे ध्यान से सुना था या बीच में ही उसे सलाह देने लगे थे? ऐसा हम सभी के साथ होता है। जब कोई अपनी तकलीफ हमारे सामने रखता है तो हम तुरंत जवाब देने या समाधान सुझाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन क्या वाकई यही सही तरीका है? कम्युनिकेशन का सही तरीका क्या है? हम 4 तरीकों से कम्युनिकेशन करते हैं: लिखकर, पढ़कर, बोलकर और सुनकर। बचपन से हमें लिखना, पढ़ना और बोलना तो सिखाया जाता है, लेकिन सही तरीके से सुनने की कला कोई नहीं सिखाता। प्रभावी कम्युनिकेशन का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझना भी होता है। जब हम सच में दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तभी हम गहराई से उनसे जुड़ पाते हैं। सुनने और समझने का फर्क। अक्सर हम सुनते तो हैं, लेकिन समझने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि कोई आपसे अपनी परेशानी साझा कर रहा था और आपने उसे ध्यान से सुने बिना ही सलाह देना शुरू कर दिया। तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने तो इसे ऐसे संभाल लिया था। ये बातें हम अनजाने में कह देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा था? कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपनी नज़र की समस्या लेकर एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है।
वह डॉक्टर से कहता है, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर बिना ज्यादा सोचे अपने ही चश्मे उसे पहनने के लिए दे देता है और कहता है, यह लो, मैं 10 साल से यही चश्मा पहन रहा हूं और इससे मुझे सब कुछ साफ दिखता है। इसे पहन लो, तुम्हें भी दिखने लगेगा। आदमी चश्मा पहनता है, लेकिन उसकी समस्या और बढ़ जाती है। मुझे कुछ भी साफ नहीं दिख रहा, वह कहता है। डॉक्टर झुंझलाकर जवाब देता है, अरे कोशिश तो करो। यह चश्मा बहुत अच्छा है, बस पॉजिटिव सोचो। आदमी दोबारा कोशिश करता है, लेकिन उसे अब भी सब कुछ धुंधला दिखता है। अब डॉक्टर नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि आदमी उसकी मदद की कद्र नहीं कर रहा और बेवजह शिकायत कर रहा है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। कई बार हम बिना पूरी बात समझे अपनी राय दूसरों पर थोपने लगते हैं। हम कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता। मेरी सलाह मानो, तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि सामने वाला जो अनुभव कर रहा है, उसकी भावनाओं के पीछे की असली वजह क्या है? अगर हम सच में किसी की मदद करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनकी सिचुएशन को महसूस करने की कोशिश करें। नंबर 1, पहले पूरी तरह सुनें। नंबर 2, बिना किसी जजमेंट के उनकी फीलिंग समझें। नंबर 3, पहले पूछें, तुम्हें कैसा लग रहा है, बजाय यह कहने के, मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। नंबर 4, उनकी जगह खुद को रखने की कोशिश करें। जब आप वास्तव में दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो वे भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार होते हैं। यही आपसी विश्वास की नींव बनती है। लेकिन अगर आप बिना समझे ही सलाह देने लगते हैं, तो सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेगा। वह आपको एक सहायक नहीं, बल्कि जज करने वाला इंसान मानेगा। और फिर अगली बार अपनी परेशानियां आपके साथ साझा करने से पहले वह 2 बार सोचेगा। पहले समझें, क्यों इतना जरूरी है। जब आप पहले सामने वाले को समझने की कोशिश करेंगे, तो वह आपसे खुलकर अपनी बातें साझा करेगा। अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं, तो आपकी दोस्ती और गहरी होगी। अगर आप एक लीडर हैं, तो आपकी टीम आप पर अधिक विश्वास करेगी। और यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो वह रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसलिए अगली बार जब कोई आपसे अपने मन की बात कहे, तो बीच में मत टोकिए। फौरन सलाह देने की बजाय पहले ध्यान से सुनिए। क्योंकि जब आप किसी को पूरी तरह से सुनते हैं, तभी आप उसे सही मायनों में समझ पाते हैं। और जब आप उसे समझेंगे, तो आपकी सलाह का असर भी कहीं ज्यादा गहरा होगा। सिनर्जी, साथ मिलकर आगे बढ़ना। कभी गौर किया है कि अकेले आगे बढ़ने और मिलकर चलने में कितना फर्क होता है? कोई व्यक्ति अकेले चाहे जितनी भी तेज दौड़ ले, लेकिन जब कई लोग एक दिशा में साथ मिलकर चलते हैं, तो वे कहीं ज्यादा दूर तक पहुंच सकते हैं। यही सिनर्जी का असली मतलब है। सिनर्जी का अर्थ है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उनकी सामूहिक शक्ति अलग अलग प्रयासों के कुल योग से भी अधिक होती है। यानी अगर हम टीम वर्क को अपनाएं, तो वे चीजें भी संभव हो सकती हैं जो अकेले करना नामुमकिन लगता है। जब मुश्किल समय आता है, जैसे भूकंप, बाढ़ या तूफान, तब हम देखते हैं कि लोग अपने मतभेद भुलाकर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। कोई पूरी रात जागकर राहत सामग्री तैयार कर रहा होता है, कोई बचाव कार्य में जुटा होता है, तो कोई जो कुछ भी बन पड़े दान कर रहा होता है। इस तरह जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो यही असली सिनर्जी कहलाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें सिनर्जी सिर्फ तभी दिखानी चाहिए जब कोई आपदा आए? क्यों ना हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना लें? सिनर्जी क्यों नहीं बन पाती? असल दिक्कत यह है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में सिनर्जी नहीं बना पाते।
क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अलग सोच, मान्यताएं और दृष्टिकोण होते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि जो मुझे सही लग रहा है वही सच है। तुम गलत हो, मैं सही हूं। लेकिन हकीकत यह है कि हर किसी का नजरिया अलग हो सकता है और कई बार सभी अपनी जगह सही भी हो सकते हैं। क्या आपने कभी ऑप्टिकल इल्यूजन देखा है? जैसे एक ऐसी तस्वीर जिसमें किसी को एक युवा महिला नजर आती है तो किसी को वही तस्वीर बूढ़ी महिला जैसी लगती है। अब सोचिए, अगर दोनों लोग यह मान लें कि उनकी ही दृष्टि सही है और वे एक दूसरे से बहस करने लगें, तो क्या वे किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे? सिनर्जी का असली मतलब सिनर्जी का असली मतलब है कि हम एक दूसरे के नजरिए को समझें और मिलकर बेहतर परिणाम पाने की कोशिश करें। जब हम सामने वाले की क्षमताओं को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो एक सशक्त और प्रभावी टीम बनती है। इसलिए आज से यह संकल्प लें कि हर दिन अपनी जिंदगी में सिनर्जी को अपनाएंगे, अपने रिश्तों में, अपने कार्यस्थल पर और अपने समाज में। क्योंकि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो अकेले शायद संभव न हो। तो क्या सिर्फ बहस करने से कोई समाधान निकलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपनी सोच का दायरा बड़ा करें और सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करें, तो हमें चीजें अधिक स्पष्ट दिखने लगेंगी। यही असली सिनर्जी है, एक दूसरे को समझना, सिर्फ सहमत होना नहीं, बल्कि मतभेदों को स्वीकार करना, हर इंसान की सोच को महत्व देना और अपने विचार जबरदस्ती थोपने के बजाय दूसरों की दृष्टि को भी अपनाने की कोशिश करना। असल सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि हम मिलकर कैसे कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। अगर दो लोग एक ही समस्या को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, तो क्या सही तरीका यह होगा कि वे आपस में बहस करें और साबित करें कि सिर्फ उनकी राय सही है? या फिर वे मिलकर ऐसा समाधान खोजें जो दोनों के लिए फायदेमंद हो? सिनर्जी का जादू तब नजर आता है जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। जब ऐसा होता है तो कई अद्भुत चीजें होती हैं। पहली, नए और बेहतरीन विचार जन्म लेते हैं। दूसरी, आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं। तीसरी, टीम वर्क अधिक प्रभावी हो जाता है। चौथी, काम ज्यादा तेजी और कुशलता से पूरा होता है। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि हर रिश्ते में सिनर्जी जरूरी है। अगर किसी कंपनी में बॉस केवल अपनी बात को ही सबसे ऊपर रखे, तो क्या टीम अच्छे से काम कर पाएगी? शायद नहीं। लेकिन अगर वह अपने कर्मचारियों की राय सुने और उनके विचारों को महत्व दे, तो पूरी टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसी तरह किसी परिवार में अगर हर कोई सिर्फ अपनी जिद पर अड़ा रहे, तो क्या घर में प्यार और शांति बनी रहेगी? नहीं। लेकिन अगर सभी एक दूसरे की भावनाओं को समझें और मिलकर फैसले लें, तो घर का माहौल खुशहाल रहेगा। दोस्ती में भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई हमेशा सिर्फ अपनी पसंद की जगह पर घूमने जाए, अपनी पसंद का ही खाना खाए, तो क्या दोस्ती मजबूत होगी? शायद नहीं। लेकिन अगर दोनों दोस्त एक दूसरे की पसंद का भी ध्यान रखें, तो दोस्ती और गहरी हो जाएगी। सिनर्जी को अपनाइए, क्योंकि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो न केवल हम खुद बेहतर बनते हैं, बल्कि हमारी दुनिया भी बेहतर होती है। तो आखिर सिनर्जी कैसे बनाई जाए? पहला, दूसरों की बात को ध्यान से सुने, सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि सच में समझने के लिए। जब हम किसी की पूरी बात सुनते हैं तो उनकी सोच और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। दूसरा, सम्मान देना सीखें। हर इंसान की राय का महत्व होता है, भले ही वह हमारी सोच से अलग क्यों न हो। तीसरा, मिलकर समाधान ढूंढने की आदत डालें। बहस करने और अपनी बात मनवाने से बेहतर है कि एक ऐसा हल निकाला जाए जो सभी के लिए फायदेमंद हो।
चौथा, सिर्फ मैं सही हूं वाली मानसिकता छोड़े। हर व्यक्ति दुनिया को अपने नजरिए से देखता है और यही विविधता इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। अब सोचिए, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस मानसिकता को अपना लें तो क्या होगा। रिश्ते और मजबूत बनेंगे, ऑफिस का माहौल पॉजिटिव होगा, टीम वर्क के शानदार नतीजे मिलेंगे और हर किसी को महसूस होगा कि उसकी राय का सम्मान किया जा रहा है। तो क्यों न आज से ही इस बदलाव की शुरुआत करें। अगली बार जब कोई आपसे अलग राय रखे तो उसे गलत साबित करने की जल्दी न करें। पहले उसकी बात को गहराई से समझने की कोशिश करें। सोचिए, क्या होगा अगर हम मिलकर कुछ नया और बेहतर बना सकें। क्योंकि जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हम अकेले से कहीं ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। अब खुद को निखारने की बारी है। जरा कल्पना कीजिए, अगर आपको एक पेड़ काटना हो और आपकी कुल्हाड़ी कुंद हो गई हो तो क्या होगा। चाहे आप कितनी भी ताकत लगा लें, लेकिन हर वार के साथ वह पेड़ गिरने के बजाय काटना और मुश्किल होता जाएगा। अब एक और सीन इमेजिन करें। आप जंगल में टहल रहे हैं और देखते हैं कि एक आदमी लकड़ी काटने में जुटा है। वह पूरी तरह पसीने से तर है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं और चेहरे पर साफ थकान झलक रही है। आप पास जाकर पूछते हैं, कब से कर रहे हो। वह थके हुए अंदाज में जवाब देता है, 5 घंटे हो गए, बहुत मेहनत लग रही है। आप गौर करते हैं कि उसकी आरी कुंद हो चुकी है। आप सलाह देते हैं, थोड़ी देर रुककर इसे तेज कर लो, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। लेकिन वह सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, बहुत काम बाकी है। अब सोचिए, क्या सच में उसके पास समय नहीं है या फिर वह यह समझने में असफल हो रहा है कि बिना आरी तेज किए उसका काम और भी मुश्किल होता जाएगा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ आरी का मतलब क्या है। हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारी आत्मा और हमारे रिश्ते, यही हमारे असली औजार हैं। अगर हम इन्हें तेज और दुरुस्त नहीं रखेंगे तो हमारी प्रगति भी धीमी हो जाएगी। इसलिए खुद को लगातार निखारना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने शरीर को बेहतर बनाएं। हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है। अगर इसे सही ईंधन, अच्छा खाना, सफाई, डिटॉक्स और नियमित देखभाल, एक्सरसाइज नहीं देंगे तो यह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अक्सर हम बहाना बनाते हैं, जिम जाने का समय नहीं है, वर्कआउट का मन नहीं करता, कल से शुरू करूंगा। मगर सच यह है कि अगर हम अपने शरीर की परवाह नहीं करेंगे तो एक दिन यही शरीर हमारा साथ छोड़ देगा। पर इसका मतलब यह नहीं कि आपको महंगे इक्विपमेंट्स लेने या जिम जाने की जरूरत है। बस छोटे छोटे बदलाव करें। सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें, ब्रेक के दौरान थोड़ा वॉक करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, हेल्दी खाने के विकल्प चुनें। क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी मन भी खुश और ऊर्जा से भरा रहेगा। दूसरा, अपने दिमाग को तेज करें, मानसिक विकास। क्या आपने कभी गौर किया है कि बचपन में हमारा दिमाग कितना तेज था। हर दिन कुछ नया सीखने की उत्सुकता रहती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमने अपने दिमाग की कसरत करना कम कर दिया। स्कूल और कॉलेज खत्म होने के बाद कितनी बार हमने खुद से कुछ नया सीखा। कितनी बार कोई नई किताब पढ़ी या किसी नई स्किल पर काम किया। अगर इसका जवाब बहुत कम है तो इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग की धार खोते जा रहे हैं। तो इसे फिर से तेज कैसे करें। हर महीने एक नई किताब पढ़ें, कोई नई भाषा या स्किल सीखें, जिज्ञासा बनाए रखें, नए सवाल पूछें और उनके जवाब खोजें। लगातार सीखने की आदत डालें, क्योंकि एक तेज और सक्रिय दिमाग आपको हर जगह आगे रखता है। तीसरा, अपनी आत्मा को संवारें, आध्यात्मिक विकास। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप हर चीज से थक चुके हैं।
काम, जिम्मेदारियां, रोजमर्रा की भागदौड़, सब कुछ बोझिल लगने लगता है। यही संकेत होता है कि हमें अपनी आत्मा को तरोताजा करने की जरूरत है। लेकिन यह कैसे करें? हर किसी के लिए यह तरीका अलग होता है। किसी के लिए ध्यान और प्रार्थना, किसी के लिए संगीत सुनना, किसी के लिए प्रकृति के बीच समय बिताना, तो किसी के लिए बस खुद के साथ कुछ पल बिताना। जो भी तरीका आपको सुकून देता हो, उसे अपनाएं, क्योंकि जब आत्मा संतुलित होगी, तब जीवन भी आसान लगेगा। चौथा, अपने रिश्तों को मजबूत करें। सामाजिक और भावनात्मक विकास। क्या आपने महसूस किया है कि जब हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो खुद भी अच्छा महसूस करते हैं? हमारी भावनाएं और हमारे रिश्ते गहराई से जुड़े होते हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आएंगे, तो वही ऊर्जा हमें भी वापस मिलेगी। इसका मतलब यह नहीं कि हमें हर किसी को खुश करने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि रिश्ते भी हमारे जीवन की ताकत होते हैं। दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाए रखना, दूसरों की मदद करना और सकारात्मक बातचीत करना, ये सब हमारी खुशी और मानसिक शांति को बढ़ाते हैं। इसलिए हर दिन कुछ अच्छे शब्द बोलें, विनम्र रहें और अपने रिश्तों को प्राथमिकता दें। अगर हम इन 4 चीजों, शरीर, दिमाग, आत्मा और रिश्तों पर ध्यान देंगे, तो हमारी जिंदगी की आरी हमेशा तेज बनी रहेगी और हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। तो खुद को शार्प कैसे करें? नंबर 1, अपने शरीर का ख्याल रखें। हर दिन थोड़ा समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालें, हल्का फुल्का व्यायाम करें और संतुलित भोजन लें। नंबर 2, अपने दिमाग को तरोताजा रखें, नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें और खुद को लगातार ज्ञान से अपडेट करें। नंबर 3, अपनी आत्मा को सुकून दें, ध्यान करें, खुद से जुड़े रहें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपको अंदर से खुशी देती हैं। नंबर 4, अपने रिश्तों को संवारें, अपने आसपास के लोगों से प्यार और सम्मान से पेश आएं, मजबूत रिश्ते बनाएं और दूसरों की भावनाओं को समझें। अगर हम अपने विकास पर ध्यान नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होने लगेगा, हमारा दिमाग धीमा पड़ जाएगा, आत्मा थकान महसूस करेगी और रिश्तों में दूरियां बढ़ने लगेंगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण निवेश जो आप कर सकते हैं, वह है खुद में निवेश करना। जब आप खुद को लगातार बेहतर बनाएंगे, तभी आप अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से बदल पाएंगे। तो आज से ही अपनी आरी तेज करना शुरू करें। तो दोस्तों, यह थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की संक्षिप्त व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।